हेलो गाइस, सीएमए संकेत दिस साइड। तो कल हमने सैलरी तक के एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज हम पीजीबीपी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पीजीबीपी टॉपिक। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इसमें से किसका डिडक्शन पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट करते वक्त नहीं मिलता। देखो यहाँ पे इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, इसका तो डिडक्शन मिलता है। ये इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पेड है, पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल असेट विच इज इन यूज, इंटरेस्ट पे किया है, डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे किया, टीडीएस भी डिडक्ट किया था, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिडक्शन मिलेगा। P&L डेबिट में आप डाल सकते हो। आउटस्टैंडिंग बोनस, यहां पे सेक्शन 43 भी टांग अड़ता है। सेक्शन 43 भी ये बोलता है कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका पेमेंट आपको एक्चुअल बेसिस के ऊपर करना है रिटर्न फाइलिंग के पहले, तो ही आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग बोनस है, ये भी 43 भी बोलता है बोनस अगर आपको डिडक्शन चाहिए ना, रिटर्न फाइलिंग के पहले पे करना है तो ही आप डिडक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आप डिडक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट करते वक्त आपको आउटस्टैंडिंग बोनस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉइज बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर। एक बात यहां पे ध्यान दो, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को ही मिलता है। जो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को ही मिलता है। अब यहां पे मैं इसमें एक और ट्विस्ट ऐड कर देता हूं। प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सिर्फ कंपनी को ही मिलेगा। प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर सारे एसएससीज को मिल सकता है। अगेन आई रिपीट, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर सिर्फ कंपनी को ही अलाउड है, लेकिन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कोई भी कर रहा है फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग वो सबको अलाउड है। तो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग सिर्फ कंपनी को ही अलाउड है, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड है, पूरा का पूरा एक साल में अलाउड नहीं है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड है। इस साल में 1/5, नेक्स्ट साल में 1/5, उसके नेक्स्ट साल में 1/5, ऐसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यहां पे देखते हैं ये कंपनी की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी फॉर पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है, एंड वो भी कैपिटल नेचर का है। डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर है यस, पहली बात तो डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? इस साल में पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, इस साल में 1/5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, ये भी रॉन्ग आंसर है। अलाउड एज अ डिडक्शन 4 इक्वल, ये भी रॉन्ग आंसर है। 1/5 एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर, दिस इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, preliminary expenses that can be amortized under the Income Tax Act 1961 has to be restricted to the dash dash of the cost of the project। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो उससे पहले कुछ आपको रिक्वायरमेंट या कॉम्प्लायंसेस करने पड़ते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर आप इकट्ठा करते हो, उसको आप नाम देते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का भी आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन कितना मिलता है? एक्चुअल और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विचेवर इज लोअर, उतना ही आपको डिडक्शन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मिलता है। एंड इसमें से जो लोअर होगा वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है, हमने पीजीबीपी पढ़ते वक्त देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? एज रिस्ट्रिक्टेड टू द 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्चुअल और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विचेवर इज लोअर ही आपको डिडक्शन मिलेगा, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एज्यूम करो यहाँ पे एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने किया, लेट अस से 5 लाख रुपीज, एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका आ रहा है 3 लाख रुपीज, तो विच इज लोअर 3 लाख का आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, expenditure on promotion of family planning is an allowance as a deduction under section 36(1)(9) of the Income Tax Act 1961 in case of company।
अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो बात मैंने अभी अभी डिस्कस की, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कंपनी अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो ही उनको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखो, जो आपको रफ शीट मिलने वाली है ना, उसमें एक नोट लिखो कि प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कंपनी को अलाउड है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर सबको अलाउड है। ये आपको नोट में लिखना पड़ेगा कंपनी या ऑप्शन चॉइस करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, वन ऑफ देम इज। देखो पहली बात तो सेक्शन 35AD बात करता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में। कुछ ऐसे 14 टाइप के बिजनेस है जिनको स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है। आप उसमें जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका आपको फर्स्ट ईयर में ही डिडक्शन मिलेगा, P&L डेबिट में आप डाल पाओगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे वो 14 बिजनेसेस में से कोई एक बिजनेस है, तो वो कौन सा है ये आपको ढूंढ के निकलना है इस मतलब अल्टरनेटिव्स में से। तो यहाँ पे ध्यान दो, सेटिंग अप ऑपरेटिंग ऑफ पावर प्लांट, ये तो नहीं है स्पेसिफाइड बिजनेस। दूसरी बात, सेटिंग अप ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, ये भी नहीं है। सेटिंग अप ऑपरेटिंग ट्रेडिंग बिजनेस, ये भी नहीं है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, वो 14 बिजनेस आपको याद होंगे ना, 100 बेड या उससे ज्यादा वाला हॉस्पिटल, 2 स्टार अबव वाला होटल आप निकाल रहे हो, स्लरी पाइपलाइन ऑफ इरेन ओरे वगैरह वगैरह, ये 14 बिजनेसेस है जिनको स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोवाइडेड सच बिजनेस कमेंस इन ऑपरेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2009। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि 14 टाइप के स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, अब हुआ क्या कि इसमें एक एक बिजनेस ऐड कर दिया गया एंड मेजरली बहुत सारे बिजनेसेस 1/4/2019 के बाद ऐड हुए हैं। पहले एक ही स्पेसिफाइड बिजनेस था जिसका नाम था कोल्ड चेन फैसिलिटी, जो कि 147 से स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाता था एंड बहुत सारे बिजनेसेस 1/4/2009 से इसमें ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस को 1/4/2009 से स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन मिलने लगा, उसके लिए एक्सेप्शन क्या है? तो उसके लिए एक्सेप्शन ये है कि कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला बिजनेस 1/4/2007 से ही स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है एंड 147 से ही उनको डिडक्शन मिलता है एज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। सो सी ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, in case of loss, a partnership firm may claim deduction in respect of remuneration to partner to the extent of, अब यहां पे ध्यान दो, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को रिम्यूनरेशन पे करता है, तो हमने देखा होगा कि इसके लिए आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट होता है उसका P&L डेबिट में कितना डाल सकते हो? 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। फर्स्ट 3 लाख के बुक प्रॉफिट के ऊपर आप P&L डेबिट में कितना डाल सकते हो? 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, ये यहाँ पे क्या पूछने जा रहे हैं आपको? इन केस ऑफ लॉस। अब यहाँ पे लॉस है, इसका मतलब बुक प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो लॉस है, तो इसका मतलब 90% ऑफ बुक प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इन दैट केस आपको मैक्स टू मैक्स डिडक्शन P&L डेबिट में कितना मिलेगा? जो रिम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे कर रही है उसका, तो मैक्स टू मैक्स डिडक्शन आपको 1,50,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट मिसिंग है, तो ये अमाउंट एज इक्वल टू नील है, तो 1,50,000 और नील विच एवर इज हाइयर इज 1,50,000। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर है 1,50,000। उतना ही आपको मैक्स टू मैक्स डिडक्शन मिल सकता है P&L डेबिट में। ठीक है, तो 1,50,000 या जो रिम्यूनरेशन पे किया है विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दो, रिम्यूनरेशन पे किया होगा लेटर से अपने 1,40,000, तो मैक्स टू मैक्स 1,50,000 तक मिल सकता है। इसका मतलब 1,50,000 और 1,40,000, तो यहाँ पे 1,40,000 का आपको P&L डेबिट में डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉस है पार्टनरशिप फर्म का एंड रिम्यूनरेशन पे किया है लेटर से 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख और 1,50,000 मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा P&L डेबिट को? 1,50,000।
तो यहाँ पे ए वाला आंसर सही है 1,50,000 और रिम्यूनरेशन पेड विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट, block of asset is required to be increased by an amount which the actual cost of asset being covered under section 35 AD that amount is। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप कोई भी एसेट स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पज के लिए परचेस करते हो, आप कोई भी एसेट स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पज के लिए परचेस करते हो, आपको 100% डिडक्शन फर्स्ट साल में ही मिल रहा है, तो इन दैट केस उसकी कॉस्ट ब्लॉक में ऐड नहीं की जाएगी। ठीक है, जो एसेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पज के लिए परचेस कर रहे हो उसकी कॉस्ट ब्लॉक में ऐड नहीं की जाएगी, एंड ब्लॉक में से उसको अलग से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में ही पूरा का पूरा 100% का डेप्रिसिएशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एसेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हो उसका ब्लॉक में नील अमाउंट ऐड होगी क्योंकि आपको 100% डिडक्शन एक साल में ही मिल रहा है। नेक्स्ट, a payment of rupees 25,000 is made to the road transport operator in cash, consequently amount disallowed under section 40A3 is। अब यहाँ पे ध्यान दो 40A3 क्या बोलता है कि आप कैश में पर डे पर पर्सन 10,000 से ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन था, अगर आप रोड ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपीज तक भी दे रहे हो पर डे पर पर्सन तो दैट इज अलाउड, मतलब वो डिसअलाउड नहीं होगा। इसका मतलब आप रोड ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपीज तक अमाउंट कैश में दे सकते हो पर डे पर पर्सन। तो यहाँ पे तो 25,000 रुपीज दिया है विच इज टोटली फाइन, तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डिसअलाउड नहीं होगी। वो एमसीक्यू में पूछ कर रहे हैं कि डिसअलाउड कितना होगा, तो डिसअलाउड कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब नील। अलाउड कितना होगा, अलाउड एंटायर 25,000 होगा। यही क्वेश्चन वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर आपको बने रहना है। ठीक है, डिसअलाउड एक भी रुपीज नहीं होगा, अलाउड पूरा का पूरा होगा। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 AD कैन बी अवेल बाय द फॉलोइंग एसेसी। देखो ये सेक्शन 44 AD क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस। तो ये सेक्शन 44 AD इनको एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। सेक्शन 44 AD कौन अवेल कर सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। ठीक है, तो LLP को तो ये नहीं एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक कंपनी की तो बात ही नहीं है, फॉरेन कंपनी की बात ही नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 44 AD अवेल कर सकती है। शीट में नोट लिखनी है, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म ही अवेल कर सकती है, आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, amortization of preliminary expenses has been restricted to 5% of cost of project। ये तो अभी देखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट, unabsorbed business loss cannot be carry forward more than। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो स्टेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में हम देखने ही वाले हैं, लेकिन अभी बता देता हूँ, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो नॉर्मल बिजनेस लॉस के बारे में पूछ रहे हैं जो कि 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, preliminary expenses are incurred in every business, what are the expenditures that qualified for deduction under section 35D। देखो यहाँ पे एमसीक्यू ये पूछने जा रहा है कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या ऐड करोगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, आरओसी को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। बहुत सारे पेमेंट आपको आरओसी को करने पड़ते हैं कंपनी चालू करने से पहले, तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ही माने जाएंगे। तीसरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ये सारे के सारे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये बिजनेस चालू करने से पहले पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, the additional or accelerated depreciation for eligible assessee for machinery installed and used after 31st-3/25 is 20% of actual cost of the machinery। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का ही आपको मिलता है, वो भी कितना मिलता है 20%, वो भी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट,
द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट एंड मशीनरी इज 15%. जनरल प्लांट एंड मशीनरी का रेट कितना है? 15%. एंड ऑन मोटर कार अदर देन दोज यूज फॉर रनिंग देम ऑन हायर इज ऑल्सो 15%. देखो मोटर कार आप हायरिंग के बिजनेस के लिए परचेस करते हो, आपको 30% का डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अदर देन हायरिंग आप कोई भी मोटर कार परचेस कर रहे हो उसका भी आपको 15% का ही डेप्रिसिएशन मिलता है. यहाँ पे दोनों का आंसर 15% ही आएगा. नेक्स्ट, 40% ऑफ इनकम फ्रॉम टी ऑपरेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. शैल बी टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबल ये वर्ड आना चाहिए. देखो यहाँ पे आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में हो, 60% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, 40% पीजीबीपी इनकम माना जाता है. मतलब मैं ही चाय की खेती कर रहा हूं, उसको मैं ही फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करके बेच रहा हूं, तो इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, नॉन एग्रीकल्चरल मतलब ही कमर्शियल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे कितना एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, कितना नॉन एग्रीकल्चरल माना जाएगा, मतलब भी बिजनेस इनकम माना जाएगा. तो 60% इनकम आउट ऑफ टोटल इनकम एग्री इनकम माना जाएगा, विच इज एग्जम्प्ट एज पर सेक्शन 10(1). एंड जो 40% इनकम है आउट ऑफ टोटल इनकम वो पीजीबीपी इनकम माना जाएगा, विच इज टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम. नेक्स्ट, a person owns 4 other than heavy goods vehicle, his estimated annual income under section 44 AE is rupees. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेक्शन 44 AE का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का क्वेश्चन है. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, आपके पास अगर अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल है तो आपका डायरेक्टली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम कितना माना जाएगा? 7,500 पर मंथ. इतना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम माना जाएगा पर व्हीकल, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल. तो यहाँ पे 7,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 4 व्हीकल, इतना आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का इनकम माना जाएगा. यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7,500 इंटू 12 इंटू 4, 3,60,000. दिस इज योर राइट आंसर. ये क्वेश्चन आपके एमटीपी में भी दिया है, ठीक है? तो जो एमटीपी में आपके क्वेश्चन है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कवर हो ही रहे हैं. तो यहाँ पे 3,60,000 इज अ राइट आंसर. फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ पेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. देखो फिक्स मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉय को पे कर रहा है, वो एम्प्लॉय क्या में फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी. नेक्स्ट, when director of a company received 30 lakh by way of non-compete fee, it is taxable under PGBP. देखो ये जो नॉन कॉम्पिट फी डायरेक्टर को मिल रही है कंपनी से, वो डायरेक्टर के हाथ में पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्टर कंपनी छोड़ चुका है एंड वो डायरेक्टर जो कंपनी बिजनेस कर रही है ऐसा ही सेम बिजनेस कैरी ना करे, इसलिए उसको नॉन कॉम्पिट फीस दी जा रही है, तो वो डायरेक्टर के हाथ में पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट, ये चार्जिंग सेक्शन ही बोलता है 28, ठीक है? नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर ₹30 लाख एक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑन 1 December 2018 इज. ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर सकते हैं. एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% बच्चे लिख के आएंगे, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही मिलता है. ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. यहाँ पे नील आंसर है आपका. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर बाय फर्म शैल नॉट एक्सीड 12%. देखो इंटरेस्ट जो पार्टनर को पे कर रहे हो, कितना भी पे करो, लेकिन P&L डेबिट में आप 12% ही डाल पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी व्हाइल कंप्यूटिंग यूजलेस इनकम ऑफ द असेसी. देखो आपको डेप्रिसिएशन मैंडेटरीली क्लेम करना ही है. ऐसा नहीं बोल सकते कि इस साल में मुझे डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम है. आपको मैंडेटरीली डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही, आपके पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं. नेक्स्ट, सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सच पार्टनर अंडर द हेड पीजीबीपी. देखो पार्टनरशिप फर्म कुछ भी अगर पार्टनर को पे करता है वो पार्टनर के हाथ में अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होता है, क्योंकि पार्टनर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल गेन। Mr. X incurred rupees 5,000 as a brokerage on sale of gold ring. The expenses of 5,000 will be considered as। देखो गोल्ड रिंग बेची, इसका मतलब कैपिटल एसेट बेची, उसके लिए 5,000 ब्रोकरेज भी पे किया, तो इसका डिडक्शन कहां पे मिलेगा? तो ये जो 5,000 रुपीज पे किया है उसका डिडक्शन एक्सपेंसेस टू ट्रांसफर बोल के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर बोल के ये लेस होगा। नेक्स्ट, in which of the following case indexation benefit is not available on transfer of long term capital asset ट्रांसफर हो रही है, ये पूछ रहे हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट कौन सी केस में नहीं मिलेगा इवन दो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होने जा रही है। पहली बात तो वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उसमें। इवन दो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप क्यों ना ट्रांसफर कर रहे हो, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। तो पहली बात तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उसमें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, रेसिडेंशियल हाउस आप ट्रांसफर कर रहे हो, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। एग्रीकल्चरल लैंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होने वाला है, वो कंप्यूट करते टाइम आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। डिबेंचर की केस में आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। आप अगर डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हो, बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हो, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। स्लम सेल की केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आप डेप्रिसिएबल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, उसके ऊपर तो शॉर्ट टर्म ही आता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं आता। एंड एलटीसीजी 112A वाला अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो वहां पे भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी रेट कम है, 10% का रेट है। तो यहाँ पे डिबेंचर की केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, शेयर्स ऑफ अ कंपनी के लिए आपको यहाँ पे जो आपको शीट मिलने वाली है उसमें नोट लिखनी पड़ेगी। इट इज एज्यूम दैट ये जो शेयर्स ऑफ अ कंपनी है ये 112 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होने वाली है। तो 112 के अकॉर्डिंग अगर ये शेयर्स ऑफ द कंपनी टैक्सेबल होने वाला है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 112A में अगर ये शेयर्स का एलटीसीजी टैक्सेबल होगा तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट, any gain on transfer of asset being house property on which depreciation under section 30(1) is claimed। depreciable asset है always short term capital gain या loss। ठीक है, depreciable asset अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है, क्योंकि जो depreciable वैल्यू है वो ऑलरेडी करंट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल ऑन। देखो पहली बात तो सेक्शन 54F क्या बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ भी ट्रांसफर करो, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करो, तो आप सेक्शन 54F का एग्जम्पशन ले सकते हो। देखो सेक्शन 54F का एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में ही अवेलेबल है। तो हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ भी
ट्रांसफर करो एंड परचेस क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी। तो आप सेक्शन 54F का एग्जम्पशन ले सकते हो। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर, ट्रांसफर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड एक्वायर वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, caution money forfeited by the assessee on 1/1/2019 shall be। अब यहाँ पे ध्यान दो, एडवांस मनी या कॉशन मनी फॉरफिट करते हो आप, वो अगर 1/4/14 के पहले किया है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना पड़ेगा, देन इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है आफ्टर 1/4/14, वो आपके लिए डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉशन मनी फॉरफिट कब किया है, 1/1/19 को किया है, मतलब ये ऑन और आफ्टर 1/4/14 क्या है, तो ये डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड शेयर्स हेल्ड फॉर 10 months सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन इज। अब यहाँ पे ध्यान दो, लिस्टेड शेयर्स आपने 10 months होल्ड करके बेचे, इसका मतलब जो कुछ भी गेन या लॉस होने वाला है वो शॉर्ट टर्म होने वाला है, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स अगर आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके बेचते हो तो जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। एग्जैक्टली 12 मंथ या उसके कम पीरियड के लिए होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, एंड वो शेयर के ऊपर का एसपीसीजी है। तो यहाँ पे सेक्शन 111A एप्लीकेबल होगा एंड आपको फ्लैट 15% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, the cost of acquisition of 100 bonus shares where the original shares were acquired 30,000 is nil। अब यहां पे ध्यान दो, बोनस शेयर्स की केस में, बोनस शेयर्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आती है, तो अगर बोनस शेयर्स आपको मिले हैं बिफोर 1/4/2001 तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है। बोनस शेयर्स अगर आपको मिले हैं आफ्टर 1/4/2001 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है नील। तो यहाँ पे इन अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप उस शीट के ऊपर एजम्पशन लिखोगे, इट इज एज्यूम दैट बोनस शेयर्स इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, तो ही ये नील आंसर राइट है। एंड अगर आप ऐसा एज्यूम करोगे कि बिफोर 1/4/2001 बोनस शेयर्स मिले हैं, तो यहाँ पे एफएमवी कहाँ पे लिखी है उन्होंने कि 1/4/2001 के ऊपर उस शेयर्स की एफएमवी क्या थी। ठीक है, तो ये इररिलेवेंट है, आपको ऐसा ही एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि बोनस शेयर्स इशू किए हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2001, तो ये नील आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। देखो स्लम सेल के ऊपर जो कैपिटल गेन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। जो आप यूनिट बेच रहे हो उसका होल्डिंग पीरियड क्या है, जो आप यूनिट बेच रहे हो उसका होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर पूरे के पूरे यूनिट का होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा होगा तो जो कुछ भी गेन या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, एंड यूनिट का होल्डिंग पीरियड एग्जैक्टली 3 साल या उससे कम होगा तो जो कुछ भी गेन या लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ये भी गलत है, ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ये भी गलत है। डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर, मतलब ये यूनिट पूरा का पूरा यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो ना स्लम सेल, मतलब तो वो 3 साल से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर कर रहे हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगा। नेक्स्ट, व्हेन द शेयर्स आर हेल्ड इन अनलिस्टेड कंपनी इट इज ट्रस्टेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट व्हेन द होल्डिंग पीरियड एक्सीड। देखो यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर कर रहे हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लिस्टेड शेयर्स आप अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स जो कुछ आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करोगे तो जो कुछ भी गेन या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो यहाँ पे 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगा। नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट वैसे तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, एज पर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट वो एक्सक्लूड है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है या पर्सनल इफेक्ट है जो कैपिटल एसेट माने जाते हैं, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियंस वगैरह वगैरह, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ज्वेलरी
पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाती है। ड्राइंग पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी की सारी कैपिटल एसेट मानी जाएगी, ये पर्सनल इफेक्ट में कवर नहीं होगी। ये छोड़ के बाकी आप कुछ भी ट्रांसफर करो, मोबाइल वगैरह, उसको पर्सनल इफेक्ट बोला जाएगा, मतलब ही कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, under section 54 capital gain will be allowed as exemption if the house property under transfer is। देखो ये सेक्शन 54 किसके बारे में बात करता है? एग्जाम्पशन, हाउस प्रॉपर्टी बेचो, नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस करो। एंड ये वाला सेक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही एप्लीकेबल है। तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? वो हाउस प्रॉपर्टी आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करोगे तो होगा। तो यहाँ पे मोर देन 24 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर इज द राइट आंसर। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी मतलब ही इमूवेबल प्रॉपर्टी आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एग्जैक्ट 24 मंथ या उससे कम पीरियड होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज नील, द एक्सेप्शन इज। देखो गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है नील होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रूट परमिट सेल्फ जनरेटेड है नील होता है, लूम आर्स भी नील होता है। बोनस शेयर्स एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। तो यहाँ पे नील नहीं रहती कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। बोनस शेयर्स अगर इशू किए हैं बिफोर 1/4/2001 तो। Next, short-term capital gain on sale of listed shares on which STT paid in a recognized stock exchange is chargeable to income tax at 15%. STCG on shares आपको हो रहा है 15% से taxable होगा। Next, when a capital asset was acquired on 1/4/18, sold in June 17, the cost of acquisition or a fair market value as on 1/4/2001। अब यहां पे ध्यान दो, कोई भी कैपिटल असेट आपने बिफोर 1/4/2001 परचेस की थी एंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लिया जाता है? एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 whichever is higher। तो यहाँ पे एफएमवी ली जाएगी 1/4/2001 की, whichever is higher आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने का मौका दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो उसका इंडेक्सेशन करके लेस करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाती। तो नॉट टैक्सेबल एज अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर एज कैपिटल एसेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 15% से टैक्सेबल हो जाएंगे। एसटीसीजी ऑन शेयर 111A के अकॉर्डिंग 15% से टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सी आंसर इज राइट, इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एंड लायबल टू टैक्स एट 15%। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पेंसेशन और इनहांस कॉम्पेंसेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको कभी कभी क्या होता है, इनहांस कॉम्पेंसेशन या इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिलने में डिले होता है, तो कभी कभी जो आपको दे रहा है कॉम्पेंसेशन वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करता है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होता है। लेकिन ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपका इनकम बनेगा, ये इंटरेस्ट आपको जिस साल में मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा, एक्चुअल बेसिस के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन डिलेड कॉम्पेंसेशन, चाहे वो इनहांस कॉम्पेंसेशन हो चाहे वो इनिशियल कॉम्पेंसेशन हो, रिसीट बेसिस के ऊपर आपके हाथ में वो आईएफओएस का इनकम बनेगा, एक्चुअल बेसिस के ऊपर वो आपके हाथ में आईएफओएस का इनकम नहीं बनेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 50% का डिडक्शन मिलेगा, बाकी वाला आपके हाथ में आईएफओएस का इनकम बोल के टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, आ गई वही बात,
While computing taxable interest on delayed compensation, standard deduction allowed 50%. जितना भी आपको compensation का इंटरेस्ट मिल रहा है 50% का डिडक्शन मिलके बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, a zero coupon bond is a long term capital asset if it is held for more than 12 months before transfer. देखो जीरो कूपन बॉन्ड की केस में या बॉन्ड की केस में आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके ट्रांसफर करते हो, जो कुछ भी गेन या लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है. इन केस ऑफ स्लम सेल ऑफ एनी अंडरटेकिंग, इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अलाउड. स्लम सेल की केस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा इवन दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों ना हो. Securities transaction tax is not deductible under the head capital gain. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन आप एक्सपेंसेस टू ट्रांसफर बोल के नहीं ले सकते. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट. प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट आर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन. देखो कैपिटल असेट ट्रांसफर करने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट या गेन होता है वो आपके कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा. Dash dash means a transfer of one or more undertaking for a lump sum consideration without assigning value to the individual asset and liabilities in such sale. देखो आप पूरा का पूरा यूनिट ही बेच रहे हो विदाउट वैल्यूइंग इंडिविजुअल असेट, उसको स्लम सेल बोला जाता है. तो स्लम सेल इज अ राइट आंसर. Dash dash on sale of equity shares through stock exchange is exempt under section 1038. Long term capital gain on sale of इक्विटी शेयर. अब लेकिन यहाँ पे एक और नोट लिखो, अब पहले क्या हुआ करता था, ये पूरा का पूरा एग्जाम ही हुआ करता था अंडर सेक्शन 1038. अब क्या है, फर्स्ट 1 लाख तक ही एग्जाम है, ऊपर वाले के ऊपर 10% का टैक्स रेट लगेगा एज पर सेक्शन 112A. ठीक है, तो ये आपको सेपरेटली नोट में लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ बोनस शेयर्स और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट विदाउट एनी पेमेंट शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर बोनस शेयर ऑफ बोनस शेयर की अलॉटमेंट से देखोगे बोनस शेयर कब अलॉट हुए एंड बोनस शेयर कब ट्रांसफर कर रहे हो, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका बोनस शेयर का माना जाएगा. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 100 बोनस शेयर्स वेयर द ओरिजिनल शेयर वेयर एक्वायर्ड फॉर 30,000 इज नील. लेकिन यहाँ पे एजम्पशन लिखो, एज्यूम करते हैं हम बोनस शेयर हमें 1/4/2001 के बाद इश्यू किए गए हैं. नेक्स्ट, तो ये भी आपका कैपिटल गेन हो चुका. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पेंसेशन और इनहांस कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. देखो जो कुछ भी आपको इनिशियल कॉम्पेंसेशन या इनहांस कॉम्पेंसेशन का इंटरेस्ट मिलता है वो आपके हाथ में IFOS इनकम बोल के टैक्सेबल होता है, लेकिन रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होता है. जिस साल में इंटरेस्ट मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा, एक्चुअल बेसिस के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा. जनरली क्या होता है, ये जो आपको इंटरेस्ट देती है इनहांस कॉम्पेंसेशन के ऊपर या इनिशियल कॉम्पेंसेशन के ऊपर, ये गवर्नमेंट देती है जनरली. ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर तो लोगों का वैसे भी भरोसा नहीं है कब देगी, तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी. गवर्नमेंट प्रोसेस क्या बोलना चाहता है, जब आप इंटरेस्ट हमें एक्चुअल में पे करोगे तभी हम टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. एंड वो भी 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको, उसके बाद में जो बचता है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कॉम्पेंसेशन, इनहांस कॉम्पेंसेशन ऑन रिसीट बेसिस टैक्सेबल होगा. दूसरा तो हुआ है हमारा, व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पेंसेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड एट 50%. ठीक है, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, उसके बाद में बाकी वाला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल परचेज पेंटिंग फॉर ₹5 लाख दो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज 5,25,000. देखो किसी इंडिविजुअल ने पेंटिंग परचेज की 5 लाख रुपीज को, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5,25,000 की. इसका ही मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन की केस है. तो यहाँ पे गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए इसकी प्रोविजन क्या बोलती है,
कि अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट मानी जाती है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो रही है, वो अगर आप इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ परचेस करते हो, मतलब क्या, उसकी एफएमवी जितनी है उससे कम प्राइस के ऊपर परचेस करते हो, एंड एफएमवी माइनस जो आपने पे किया है वो जो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो एंटायर डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल होगा एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसा ये गिफ्ट वाला प्रोविजन बोलता है। तो यहां पे ध्यान दो, एफएमवी है 5,25,000 एंड कंसीडरेशन है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस है वो 25,000 का है। ये क्या बोलते हैं, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होगा तो एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस सिर्फ 25,000 का है, तो यहाँ पे कुछ भी गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, इसका ही मतलब 56(2)(10) के अकॉर्डिंग कुछ भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, एज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर फेयर मार्केट वैल्यू एज्यूम करो 5,70,000 होती, तो यहाँ पे 70,000 का सेक्शन 56(2)(10) के अकॉर्डिंग गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल होती एंड टैक्सेबल होता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। क्वेश्चन आपको कोई भी पूछने दो, कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट, tax is deducted at source on winning from lottery. The rate of such deduction in case of resident individual deductee is, देखो यहाँ पे विनिंग ऑफ लॉटरी के ऊपर 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे 30% इफ सच विनिंग एक्सीड 10,000, अगर आप लॉटरी जीतते हो 10,000 से ऊपर वाली जीतते हो, 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। While computing IFOS income, deduction is not allowed to assessee. IFOS इनकम कंप्यूट करते वक्त आपको किस किस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट आप पे करते हैं आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस इज नॉट टैक्सेबल, वन ऑफ देम इज, देखो गिफ्ट आपको मिल रहा है लेकिन ये टैक्सेबल कब नहीं होगा, इसमें से कौन से केस में नहीं होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सॉरी, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फैमिली फ्रेंड, ये तो यहाँ पे गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी, तो ये सही आंसर नहीं है। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ऑकेजन ऑफ मैरिज इन द फैमिली, देखो खुद के मैरिज आपका है तो उस दिन आपको कुछ भी गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, आपके मैरिज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एनी मैरिज इन द फैमिली, मतलब आपका सिस्टर की मैरिज है एंड आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो तो IFOS की प्रोविजन आपके हाथ में एप्लीकेबल होगी। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ऑकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल असेसी, मेरी खुद की मैरिज है, उस दिन मुझे कुछ भी मिलता है, मेरे हाथ में गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कि ये एक्सेप्शन है गिफ्ट की प्रोविजन को। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होगा। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ये तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एक्स एम्प्लॉयर से मिले, करंट एम्प्लॉयर से मिले, सैलरी में टैक्सेबल होगा। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो एचपी में टैक्सेबल होगा। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, तो ये नॉट टैक्सेबल। उनका क्वेश्चन ये है IFOS में टैक्सेबल क्या होगा, तो रेसिंग से आप कोई भी इनकम कमाते हो वो IFOS में टैक्सेबल होगा, कैजुअल इनकम बोल के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से कौन सा इनकम IFOS में टैक्सेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज
नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से कौन सा इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा? डिविडेंड इनकम होगा, तो ये सही आंसर नहीं है। लॉटरी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, ये भी सही आंसर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी टैक्सेबल होगा। ये सारे के सारे आईएफओएस में टैक्सेबल होने वाले हैं, इसका मतलब नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसमें से कोई भी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होने वाला है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्डिंग्स में थोड़ी सी वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, ये सही आंसर है। समझ में आ रही है बात? इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, ये सही आंसर है, ठीक है। ये तो बात ऐसी हो गई, मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, any payment whether in cash or in kind by company in which public are not substantially interested to the extent of accumulated profit excluding capitalized profit by way of loan or advance to its equity shareholder who is registered as well as beneficial owner of the shares holding not less than dash dash % of voting power in the company treated as dividend। अब यहाँ पे ध्यान दो, डीम डिविडेंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डीम डिविडेंड सेक्शन 222E से रिलेटेड है। 222 ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली टू क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब ये अनलिस्टेड कंपनी। अब ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। अब यहां पे ये बोलते हैं इस अनलिस्टेड कंपनी में किसी शेयर होल्डर का 10% वोटिंग राइट है। किसी शेयर होल्डर का 10% वोटिंग राइट है, 20% नहीं, 10%। किसी शेयर होल्डर का 10% वोटिंग राइट है। एंड ऐसे शेयर होल्डर को अगर अनलिस्टेड कंपनी कोई भी लोन देती है, ऐसे शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर का अनलिस्टेड कंपनी में 10% वोटिंग पावर है, ऐसे शेयर होल्डर को अनलिस्टेड कंपनी कोई भी लोन देती है, वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर का 10% राइट है एंड ऐसे शेयर होल्डर को कोई भी अनलिस्टेड कंपनी लोन या एडवांस देती है, वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। ये बोलता है सेक्शन 222E। तो यहाँ पे 10% इज राइट आंसर। 10% राइट होगा एंड कोई अनलिस्टेड कंपनी लोन दे रही होगी तो डीम डिविडेंड माना जाएगा। डीम डिविडेंड मतलब क्या? जो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है लेकिन माना जाएगा, उसको डीम डिविडेंड बोला जाता है। तो 10% इज अ राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। बाकी डिटेल में वो नॉर्मल बैच में होता ही है, उसका लॉजिक क्या है, या ऐसी कंसेप्ट क्यों बनाई, ना बनाई होती तो क्या होता, ये इतना डिस्कस करने के लिए अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज आईएफओएस। देखो, सब लेटिंग आप हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो, जो आप कोई भी इनकम कमा रहे होंगे तो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं किसी और से हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर ले रहा हूं एंड आगे रेंट के ऊपर दे रहा हूं, तो मेरे हाथ में जो कुछ भी मैं इनकम कमा रहा हूं वो आईएफओएस का इनकम होगा। फॉर एग्जांपल, मैं 10,000 पर मंथ से रेंट के ऊपर ले रहा हूं एंड 15,000 पर मंथ से रेंट के ऊपर दे रहा हूं, तो जो कुछ भी डिफरेंस है 5,000 का, वो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम एचपी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, मैं हाउस प्रॉपर्टी को सबलेटिंग कर रहा हूं, तो मेरे हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑन इनकम टैक्स पेड इन एक्सेस इज टैक्सेबल रिसीट। देखो, जो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है वो कभी कभी टाइम में नहीं मिलता, इसके लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो इंटरेस्ट आपके हाथ में टैक्सेबल होता है एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स परमिशन फॉर पुटिंग अ होर्डिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। देखो, मुझे सिर्फ आपका जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ना, वहां पे एक बैनर लगाना है, उसकी सिर्फ परमिशन दो आपको, मैं ये अमाउंट पे करता हूँ, वो मेरे हाथ में किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका आईएफओएस होता है। अब मेरा ये तो बिजनेस नहीं है ना कि मैं परमिशन ही देते हूँ होर्डिंग लगाने की, ठीक है। वन टाइम इवेंट है, मुझे पैसा मिला,
वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। मिस्टर नाथन एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 33/2020 for rupees 10 lakh, where the state stamp valuation authority adopted 10.25 lakh for stamp duty purpose. The amount taxable in the hands of Mr. Nathan under section 56(2) will be nil. अब नील क्या, क्यों? देखो यहाँ पे ये आप इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन परचेस कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड गिफ्ट की प्रोविजन क्या बोलती है, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ परचेस कर रहे हो, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब क्या, उसकी जितनी एसडीवी होनी चाहिए उससे कम प्राइस के ऊपर आप परचेस कर रहे हो, एंड डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, मतलब पहली कंडीशन क्या, एसडीवी से कम प्राइस के ऊपर परचेस कर रहे हो, एंड जो एसडीवी एंड आपकी परचेस प्राइस जो डिफरेंस है वो भी 50,000 से ज्यादा है, तो एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में एज अ गिफ्ट प्रोविजन, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे डिफरेंस तो कितना है, 25,000 का ही है, एसडीवी है 10,25,000 एंड आप पे कर रहे हो 10 लाख, मतलब डिफरेंस 25,000 का है। डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा होता तो एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल होता मेरे हाथ में एज अ गिफ्ट प्रोविजन, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो मेरे हाथ में कोई भी गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी, तो आंसर है नील। एक्सपेंसेस ऑन अ परचेस ऑफ लॉटरी टिकट नॉट डिडक्टिबल। देखो कोई भी मैं लॉटरी जीतता हूं, फ्लैट मुझे 30% का टैक्स रेट लगता है, उसके अगेंस्ट में मुझे कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता। मैं तो पिछले 10 साल से लॉटरी टिकट परचेस कर रहा था, इस साल में मुझे लगी है, देखो वो पहले पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी है मेरे पास, ऐसा नहीं चलेगा। लॉटरी अपने जीती है, जितनी भी जीती है 30% का टैक्स रेट लगेगा, एंड इवन लॉटरी की अमाउंट 10,000 से ज्यादा आप जीतते हो वो टीडीएस काट के ही आपको मिलता है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हम तो इतने नसीब वाले नहीं कि हमें लॉटरी लग जाए, ठीक है, मतलब मैं नहीं हूं, आप हो सकते हो। Income referred to in section 68 to 69D shall be taxable at 60%। देखो ये जो 68 से लेकर 69D तक के इनकम है, इनको बोला जाता है अनडिस्क्लोज इनकम। इनकम टैक्स आपको ये बोलता है, आप कोई भी इनकम छुपाओगे एंड बाद में पकड़े जाओगे तो उस इनकम के ऊपर हम 60% का टैक्स रेट लगाएंगे, 60% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। तो यहाँ पे 60% का टैक्स रेट लग जाएगा अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इज 4 लाख, आउट ऑफ विच 75% परटेन्स टू अर्लियर फाइनेंशियल ईयर। देखो ये कोई तो मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनको इंटरेस्ट ऑन इनहांस कॉम्पेंसेशन मिला, कितना मिला, 4 लाख का मिला, उसमें से 75% पिछले साल का है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जिस साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिसीव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होगा विथ 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम अंडर IFOS इज ₹2 लाख। 4 लाख का 50% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मतलब ये 50% ही टैक्सेबल होगा, 2 लाख रुपीज। आई होप इट्स क्लियर। टोटल टैक्स पेबल ऑन लॉटरी इनकम ऑफ ₹3 लाख एज पर सेक्शन 115 BBE, यहाँ पे 3 लाख इंटू 30% आपको 90,000 टैक्स रेट लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा प्लस एचईसी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये भी आपका हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई होप कि आपकी कंसेप्ट थोड़ी बहुत तो क्लियर हो रही है, मतलब एक आपको पूछ तो मिल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। As per section 60, income is club if
पहली बात तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन 60 किसके बारे में बात करता है, मैं आपको बता रहा हूं, जाने दो, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। सेक्शन 60 बात करता है अगर असेट आपके पास ही है, आप इनकम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो ट्रांसफरर के हाथ में ही क्लब होगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 60। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन टेनेंट को मैंने ये कहा कि इसका जो रेंट है ना वो हर्षवर्धन सर के अकाउंट में जमा करते जाओ। इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूं, असेट मेरे नाम से, लेकिन उसका रेंट किसको मिल रहा है, हर्षवर्धन सर। मतलब मैं असेट मेरे नाम से है, लेकिन मैं इनकम सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इन दैट केस वो ट्रांसफरर के हाथ में ही क्लब किया जाएगा, ये बोलता है सेक्शन 60। तो यहाँ पे इनकम इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग असेट यील्डिंग इनकम। मैं ट्रांसफर असेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो मेरे ही हाथ में क्लब किया जाएगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 60। नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इफ, देखो यहां पे मैं मेरी बीवी को या कोई बीवी अपने हस्बैंड को कोई भी असेट ट्रांसफर कर रही है विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट, सॉरी विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, चाहे जो कुछ भी बोलो, शब्दों का खेल है, ठीक है। मतलब जितना कंसिडरेशन उसका होना चाहिए उसके कम प्राइस के ऊपर मैं कोई भी असेट स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होती है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक कंडीशन है, जिस दिन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उस दिन वो मेरी स्पाउस होनी चाहिए एंड हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब डिवोर्स हो रहा है, उसमें मैं कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं या कोई भी मतलब आदमी ट्रांसफर कर रहा है वो एसेट, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मतलब स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी, वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड assessee will get deduction under section 1032 ऑफ। देखो यहाँ पे अगर माइनर का इनकम आपके हाथ में क्लब किया जाता है तो आपको 1500 रुपीज तक का एग्जम्पशन मिलता है एज पर सेक्शन 1032। तो यहाँ पे बी आंसर इज राइट, 1500 तक मिलता है, ये नहीं कि 1500 ही मिलेगा। अगर इनकम आपके हाथ में क्लब किया जा रहा है 1200, तो इतना एग्जम्पशन मिलेगा 1200 का। इनकम आपके हाथ में क्लब किया जा रहा है 2000 का, तो 1500 तक मिलेगा, ठीक है। तो इनकम क्लब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1500। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स माइनर डॉटर अर्न ₹50,000 फ्रॉम हिज स्पेशल टैलेंट, दिस इनकम विल बी क्लब। अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनर का इनकम वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, लेकिन उसके लिए 3 एक्सेप्शन है। माइनर अगर हैंडीकैप है तो वो वाला इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। माइनर अगर मैनुअल वर्क से कोई इनकम कमा रहा है तो वो वाला इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। माइनर अगर कोई स्पेशल टैलेंट से इनकम कमा रहा है तो वो भी इनकम माइनर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे स्पेशल टैलेंट से कोई माइनर डॉटर इनकम कमा रही है, वो उसके ही हाथ में टैक्सेबल होगा, वो किसी के भी हाथ में क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट, Mr. A gifted debenture of ₹1 lakh to his wife. She received 10,000 interest, which she reinvests and earns ₹1,000. This 1,000 will be taxable in the hands of। अब यहाँ पे ध्यान दो, कोई तो एक मिस्टर ए था जिसने अपनी बीवी को डिबेंचर गिफ्ट दिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके बीवी और इनकम कमा रही है, तो वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब नहीं होगा, वो मिसेस ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो मिसेस ए इज अ राइट आंसर। इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर शैल बी क्लब विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हायर। देखो, इवन दो माइनर मैरिड डॉटर का इनकम अगर कोई भी इनकम माइनर मैरिड डॉटर को मिल रहा है, वो एक्सेप्शन में भी नहीं आ रही है केस, तो वो जो ये इनकम क्लब करने से पहले जिनका हायर इनकम है उनके हाथ में क्लब किया
जाएगा। मतलब या तो फादर या तो मदर, ये क्लब करने से पहले मदर का इनकम ज्यादा होगा तो मदर के हाथ में क्लब किया जाएगा, फादर का इनकम ज्यादा होगा तो फादर के हाथ में क्लब किया जाएगा। Income of a minor child suffering from disability of the nature specified under section 80U shall be। अब यहाँ पे ध्यान दो, किसी भी हैंडीकैप माइनर को अगर इनकम मिल रहा है तो वो उसके ही हाथ में टैक्सेबल होगा, उसका कोई भी क्लबिंग नहीं किया जाएगा, तो वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। 3 एक्सेप्शन है, इन दैट केस माइनर का इनकम माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। पहला एक्सेप्शन क्या मैंने बताया आपको, स्पेशल टैलेंट से माइनर को इनकम कमा रहा है तो। दूसरा एक्सेप्शन क्या मैंने बताया आपको, मैनुअल वर्क से कोई माइनर इनकम कमा रहा है तो। तीसरा एक्सेप्शन क्या मैंने बताया आपको, माइनर अगर हैंडीकैप है, अब इन दिस केस माइनर हैंडीकैप है तो उसको जो कुछ भी इनकम मिल रहा है वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। 80U के अकॉर्डिंग हैंडीकैप है, इसका मतलब क्या, सीवियर या नॉर्मल डिसेबिलिटी है, ठीक है, अनफिट है वो, तो वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। In certain cases, income of other person is included in the income of assessee is called। देखो किसी दूसरे का इनकम आपके हाथ में अगर ऐड किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लबिंग ऑफ इनकम बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। मैं मेरी असेट नहीं ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन उसका इनकम किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं, वो मेरे ही हाथ में क्लब किया जाएगा, मतलब ट्रांसफरर के हाथ में क्लब किया जाएगा। Income of minor child exempt up to 1,500. Next, for the purpose of clubbing of income of the specified purpose in the income of individual under section 64, the income word income includes negative income। ठीक है, ये एक बार पढ़ो, ज्यादा कुछ इसके बारे में कहने जैसी बात नहीं है। देखो आप सामने वाले का इनकम आपके इसमें क्लब कर रहे हो तो अगर सामने वाले को लॉस हो रहा है तो वो भी आपके इसमें क्लब किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे अच्छे दिन थे तब तू मेरे साथ थी, अच्छे दिन में साथ थी ना तो बुरे दिन में भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, वही ये वाली कंसेप्ट बोल रही है आपको। दूसरा अगर इनकम कमाता है वो अगर मेरे हाथ में क्लब किया जाता है ना तो दूसरे को अगर लॉस होता है वो भी मेरे इसमें क्लब किया जाएगा, मतलब उसके लॉस का बेनिफिट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम सिर्फ पॉजिटिव इनकम ऐसा नहीं है, निगेटिव इनकम को भी क्लब किया जाएगा। नेक्स्ट, इन केस द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड्स एनी इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 64(1)(a), सच इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम और 1,500 whichever is less। 1,500 का एग्जम्पशन बेनिफिट मिलेगा अगर माइनर का इनकम मेरे हाथ में क्लब किया जा रहा है तो। नेक्स्ट, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ असेसी अंडर सेक्शन 64(1)(a) इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1,500 पर साइड। आई होप इट्स क्लियर। एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। देखो मैं आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम कर रहा हूं, एंड मुझे गारंटी है आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। बाकी जो नॉर्मल आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, उसके लिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज। देखो नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप
अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो ए इज द राइट आंसर, 4 साल। मिस्टर ए इनकर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 एंड बी सेट ऑफ सच लॉस। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हो। एक बात ध्यान दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर छोटे भाई को दिक्कत है तो बड़े भाई से पैसा मांग सकता है, लेकिन बड़े भाई को दिक्कत है तो छोटे भाई से पैसा नहीं मांग सकता। इसका ही मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एलटीसीजी या एसटीसीजी किसी के भी अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा। तो यहां पे अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कर सकते हो, ये सही आंसर नहीं है। कैपिटल गेन का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये भी सही आंसर नहीं। एचपी का भी कर सकते हो, ये भी सही आंसर नहीं है। आईएफओएस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक आपको नोट लिखनी पड़ेगी कि हॉर्स रेसेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस छोड़ के बाकी वाले आईएफओएस का लॉस आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। वो अलग वाली शीट जो आपकी दी जाएगी उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। देखो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप सैलरी छोड़ के किसी के भी अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो, तो सैलरी छोड़ के आप कर सकते हो, सैलरी के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी। नेक्स्ट, लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरहेड एडजस्टमेंट इज कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन के आप इंटरहेड एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। एसटीसीएल या तो एसटीसीजी या एलटीसीजी के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा, एंड एलटीसीएल सिर्फ एलटीसीजी के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा। बाकी बिजनेस, ठीक है, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस आप इंटरहेड कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी इंटरहेड कर सकते हो। आईएफओएस ये भी इनफैक्ट गलत आंसर है, लेकिन सबसे सही आंसर ये कैपिटल गेन है। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिखना पड़ेगा आपको। अदर सोर्स का तो आप सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो ये आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट, accumulated losses of a firm which is converted into limited liability partnership can be carry forward for 8 साल। देखो पहले आपकी पुरानी फर्म थी, उसको आपने एलएलपी में कन्वर्ट किया, तो एलएलपी को जो पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फ्रेश 8 साल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज 8 साल। नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड 4 साल। देखो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, इससे रिलेटेड लॉस आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। बिजनेस लॉस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शैल बी। देखो अगर कोई मर्जर हो रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो लॉस में है उसको कोई नई वाली कंपनी टेक ओवर करती है, तो जो नई वाली कंपनी टेक ओवर कर रही है ना वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो ही नई वाली कंपनी को जो लॉस वाली कंपनी है उसके लॉसेस का बेनिफिट मिलेगा। जो नई वाली कंपनी मतलब जो रिजल्टेंट कंपनी बनने जा रही है, ठीक है, तो वो जो नई वाली कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, वो फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। नई वाली कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो ही जो पुरानी वाली कंपनी का लॉसेस था उसका बेनिफिट नई वाली कंपनी ले सकती है। तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अमलगमेटेड कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। सर्टन कंडीशन मतलब क्या, जो अमलगमेटेड कंपनी बनने जा रही है या जो रिजल्टेंट कंपनी बनने जा रही है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो ही जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसका बेनिफिट ले सकती है, मतलब लॉसेस का बेनिफिट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा, तो इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या, वो 14 टाइप के बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर। देखो
दो ही ऐसे हैं जो अनलिमिटेड पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, दूसरा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जितने समय तक, इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, loss from short term capital loss cannot be set off against income under the head salary. Indian income tax law does not provide any exemption in case of amalgamation of Indian company with a foreign company wherein the resultant amalgamated company is a foreign company. देखो, रिजल्टेंट कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का कोई भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं देना चाहते जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसका। ठीक है, लॉस under the head income from house property can be carried forward for a maximum period of 8 assessment year. आप HP का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। स्पेकुलेशन लॉस आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस डैश डैश बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ। देखो, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ 9th वाला टॉपिक भी। अब पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 10। डिडक्शन अलाउड टू इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 80CCC इज रिस्ट्रिक्टेड टू 80CCC बात करता है LIC फंड। ठीक है, तो यहाँ पे 80CCC का आपको मैक्स टू मैक्स 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। Sum incurred by HUF on rehabilitation of member of joint family suffering from permanent physical disability being severe disabled for assessment year 2021। देखो, HUF का कोई मेंबर अगर सीवियर डिसेबल है तो आपको 1,25,000 का 80U के अंडर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपके MTP में भी है। ठीक है, तो 1,25,000 का मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखो, 80E किसके बारे में बात करता है? E फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। ठीक है, E फॉर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, E फॉर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 80E किसके बारे में बात करता है? डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट नहीं। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, चाहे आप अपने लिए लो, अपने स्पाउस के लिए लो, बच्चों के लिए लो, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E। सेक्शन 80 GGA अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू। पहली बात तो GGA किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 80 GGA गांव के घर की एडवांसमेंट
रूरल डेवलपमेंट या साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन दे रहे हो एंड आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है, आपको 80GGA का डिडक्शन मिलता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं, एजुकेशनल नहीं, रिलीजियस नहीं, रिसर्च एसोसिएशन या रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA, अगर आप कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बिजनेस में हो, आपको 80JJA का डिडक्शन मिलता है। तो दिस इज द राइट आंसर। साइंटिफिक रिसर्च नहीं, बैकवर्ड एरिया वगैरह नहीं, एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं, ये एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टेड एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज द राइट आंसर। On donation to whom the following a 50% deduction is allowable under section 80G of the Income Tax Act। 50% अनलिमिटेड डिडक्शन इसमें से किन को अवेलेबल है? नेशनल डिफेंस फंड, इनको तो 100% अवेलेबल है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% अवेलेबल है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी 100% अवेलेबल है। ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके लिए 50% अवेलेबल है। तो सी इज द राइट आंसर। सेक्शन 80 QQ भी किसके बारे में बात करता है? रॉयल्टी ऑफ ऑथर, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी नहीं, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर। यहाँ पे आपको 80 QQB का डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख, व्हिचएवर इज लोअर। एक और बात, वो 15 एनुअल सेल्स के 15% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता, वो भी याद रखना, वो भी एग्जाम में आ सकता है। The deduction available under section 80E to Hindu undivided family resident in India। देखो 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, HUF को नहीं मिलता, तो यहाँ पे नील। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB GGC, 80GGB घेगे बीजेपी फ्रॉम इंडियन कंपनी, 80GGC घेगे कांग्रेस। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, आपको 80GGB GGC का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट इज द राइट आंसर। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताए हैं ना, उसके ऊपर फोकस करो, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मेमोरी टेक्निक याद नहीं है, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो मेरे एक और मतलब मैराथन लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर ही, उसमें डिडक्शन मैंने कवर किया है, वो लास्ट वाला टॉपिक है डिडक्शन, लेकिन वो भी देखो आप, ठीक है? या पहले वो वाला देखो, फिर इसके ऊपर आ जाओ, आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है? एंड जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं, वो तो बहुत डिटेल में लिया है मैंने। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम। देखो चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको LTCG के अगेंस्ट में नहीं मिलते, SPCG 111A के अगेंस्ट में नहीं मिलते, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलते। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80GG। GG कोई घर देते का घर, ठीक है? कोई घर दो घर, ठीक है? तो आप अगर रेंट के ऊपर घर लेके रह रहे हो तो आपको सेक्शन 80GG का डिडक्शन मिलता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मतलब जहां पे जॉब है वहां पे खुद का घर नहीं होना चाहिए, आपकी बीवी बच्चों का घर नहीं होना चाहिए, आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, आपने रेंट एक्चुअल में पे करना चाहिए, तो आपको 80GG का डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है? मैक्स टू मैक्स 5000 पर मंथ ही मिलता है। इसका मतलब मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 5000 पर मंथ, मतलब 60,000 ही मिलेगा। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन है। तो यहाँ पे इसमें से स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? ये वाला है, ये तो पहले ही हुआ है हमारा MCQ। ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये वाला स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका। व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, 40% एग्जाम फ्रॉम टैक्स। देखो आपने कोई NPS में पैसा रखा था, वो क्लोजर के बाद आप लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हो, उसमें से 40% एग्जाम हो जाएगी, आपके हाथ में 60% ही टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन, ये याद रखने वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन बाय इंडिविजुअल बीइंग हिज फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE अप टू मैक्सिमम ऑफ। देखो यहाँ पे 80E के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ठीक है?
कैश डोनेशन गिवन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, देखो आप 2000 तक कैश में दे सकते हो, अबो 2000 अगर आपको डोनेशन देना है तो अदर देन कैश ही देना पड़ेगा, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 2000 इज द राइट आंसर। ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 2 व्हेन कमर्शियल एक्टिविटीज इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड 20% ऑफ रिसीट। देखो चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टोटल रिसीट है उसमें से मोर देन 20% रिसीट अगर कमर्शियल एक्टिविटी से आ रही है तो उसको चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बोला जाएगा। 20% तक कमर्शियल एक्टिविटी करके आप इनकम कमा रहे हो, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, दैट इज फाइन। देखो हर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बुक बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है, हाँ, लेकिन जो टोटल रिसीट आ रही है आउट ऑफ दैट 20% वो वाला इनकम चलेगा। कमर्शियल एक्टिविटी आप करो लेकिन थोड़ी करो। अगर आपको प्रोडक्ट्स ही बेचने हैं, बुक्स ही बेचने हैं तो नॉर्मल बिजनेस की तरह करो ना। चैरिटेबल ट्रस्ट के पीछे छुप कर क्यों कर रहे हो? 20% तक कर रहे हो तो ही आप चैरिटेबल ट्रस्ट बोले जाओगे। 20% एक्सीड आप कमर्शियल एक्टिविटी करोगे, आप चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बोले जाओगे। नेक्स्ट, आरआरबी पेटेंट के बारे में बात करता है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट। क्यूक्यूबी रॉयल्टी ऑन बुक्स के बारे में बात करता है या रॉयल्टी ऑफ ऑथर के बारे में बात करता है? आरआरबी पेटेंट के बारे में बात करता है। तो ये मैंने जितना पॉसिबल था, समय कम है आपके पास भी, ठीक है, तो जितना पॉसिबल था मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है, तो इसकी आपको जरूर हेल्प होगी। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।